हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दक्षता अकेडमी चैनल। तो कैसे आप सब? सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं तो आज जो है हमारी लाइव क्लास होगी। वेडनेसडे और संडे हमारी लाइव क्लास होती है रात 9 बजे। तो टुडे लाइव एट 9 PM। और दूसरी चीज़, अगर आप सर्च करना चाहें, ज्वाइन करना चाहें तो दक्षता अकेडमी ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम तीनों पर आपके लिए उपलब्ध है। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। आप अगर सर्च करेंगे वहां जाकर दक्षता अकेडमी तो वहां पर अकाउंट आपको मिल जाएगा और ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद जो मेन चीज है, हमारे टॉपिक की बात करें तो हम फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत हम राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार, जो हम पहले कवर कर चुके हैं। और उसमें सेकंड पार्ट था हमारा राइट टू फ्रीडम या स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें आपके जो आर्टिकल शामिल है वो है आपके आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। और आर्टिकल 19 to 22 जिसमें आपका राइट टू फ्रीडम बताया गया है, उसमें से आर्टिकल 19 के बारे में कल हम फर्स्ट पार्ट में कवर कर चुके हैं। और आज हमें पढ़ना है आर्टिकल 20 और 21 के बारे में। आर्टिकल 22 जो हमारा रह जाएगा उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, क्योंकि आज की जो वीडियो है लंबी हो जाएगी। तो आपके रेसिस्टेंस परसिस्टेंस को भी ध्यान में रखते हुए सिर्फ आज हम जो आर्टिकल 20 और 21 कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो वो चीज हमें क्लियर है कि आर्टिकल 20 और 21 जो दोनों ही आपके किस में आते हैं, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के अधिकार में आते हैं। दूसरी चीज शुरू करने से पहले ही बता दूं, ये जो दोनों आर्टिकल है 20 और 21, ये आपके जो इसमें संविधान में, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज यूज की गई है उसमें लिखा हुआ है शब्द, वो क्या है? पर्सन, यानी कि व्यक्ति। तो ये जो आपके आर्टिकल 20 और 21 आपके दोनों के ही लिए यानी कि चाहे वो आपका भारत का नागरिक हो या विदेशी हो, तो फॉरेनर्स के लिए भी और इंडियन सिटीजन्स के लिए भी, तो दोनों के लिए ही जो है आपका, दोनों को ही आर्टिकल 20 और 21 के तहत जो है फंडामेंटल राइट मिलता है। क्लियर? उसके बाद आर्टिकल 20 की स्पेसिफिकली बात करें तो इसमें क्या कहा गया? अपराधों के लिए, अगर आपने अपराध किया है तो उस संबंध में आपका दोष सिद्धि संरक्षण, यानी कि प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। तो ये क्या है, कैसे आपको, अगर आप कोई क्राइम करते हैं तो उसके लिए आपको किस प्रकार से प्रोटेक्शन मिलती है, किस प्रकार से संरक्षण मिलेगा किसी अपराध के केस में, तो उसके बारे में आपका आर्टिकल 20 के बारे में बताया गया है। इसमें आपके 3 क्लोज या 3 जो खंड है वो शामिल है। कौन कौन से? आर्टिकल 21, 22 और 23। तो 3 जो है क्लोज शामिल है। तो देखते हैं क्या कहा गया है। आर्टिकल 21 में कहा गया है कि अगर आप कोई ऐसा क्राइम करते हो और उस टाइम पर करते हो जब जिस टाइम पर आपका जो है कोई क्राइम किया गया है, मान लीजिए एक कंडीशन, वो आपका क्राइम किया गया है लेकिन उस टाइम पर उस क्राइम के लिए कोई आपका जो है ऐसा कानून नहीं था, ऐसे लॉज नहीं थे जी कि वो आपके उस अपराध को अपराध माने। मतलब आज के संदर्भ में अगर हम प्रेजेंट कंडीशन में देखें तो वो आपका द्वारा जो कार्य किया गया था पहले कभी उस टाइम वो आपका क्राइम नहीं माना जाता था, आपका अपराध नहीं माना जाता था, लेकिन प्रेजेंट कंडीशन में वो आपका जो है क्राइम माना जाता है। तो इसमें आपका आर्टिकल 21 में कहा गया है कि जो आपके रिट्रोस्पेक्टिव क्राइम्स, मतलब जो भूतलक्षी अपराधों के लिए आपको जो है सजा नहीं मिलेगी। मतलब ऐसा कोई जो काम जो आपने पहले कभी पास्ट में किया है लेकिन उस टाइम उसके लिए उस टाइम वो कार्य जो है आपका अपराध या जो क्राइम्स की लिस्ट में नहीं आता था, लेकिन क्योंकि प्रेजेंट में आता है क्राइम की लिस्ट में, इसलिए उसे जो है उसके अकॉर्डिंग सजा या कोई जो है वो क्राइम नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि और से समझ लिए। मान लिए हमारे क्रिकेट टीम है, उसके किसी खिलाड़ी ने, किसी प्लेयर ने किसी जो आपकी फॉरेन की टीम है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी टीम के साथ जो है मैच फिक्सिंग की है, लेकिन उसने मैच फिक्सिंग उस टाइम की थी जब मैच फिक्सिंग करना आपका क्राइम नहीं माना जाता था, लेकिन प्रेजेंट कंडीशन में माना जाता है। तो क्योंकि उसने उस टाइम पे मैच फिक्सिंग की थी तो प्रेजेंट कंडीशन में क्योंकि उसे क्राइम माना जाता है, इसलिए उसे जो है सजा नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम जब उसने क्राइम किया था तब वो आपका क्राइम नहीं था, अपराध नहीं माना जाता था, इसलिए उसे कोई जो है अपराध या क्राइम नहीं माना जाएगा। तो 21 में कहा गया है कि जो आपके भूत लक्षी अपराध होंगे या फिर जो आपके
रिट्रोस्पेक्टिव क्राइम्स हैं, मतलब तो भूतलक्षी कार्य, रिट्रोस्पेक्टिव कार्य मतलब ऐसे कार्य जो पहले आपके किए गए हैं लेकिन अब अगर आपके क्राइम बन चुके हैं तो उसके पहले के आधार पर किए गए कार्यों को अब उन्हें जो है क्राइम नहीं माना जाएगा। तो भूतलक्षी कार्य या रिट्रोस्पेक्टिव वर्क के लिए क्या है, उन्हें प्रोटेक्शन या संरक्षण जो है व्यक्ति को मिलती है। तो ये कहा गया है आर्टिकल 21। एक पॉइंट ये समझ लिया। दूसरी चीज इसके अंदर कही गई है कि मान लीजिए पहले अगर उसने XYZ कोई भी क्राइम किया, मान लीजिए उसने चोरी की थी, तो पहले चोरी की सजा थी 6 महीने, लेकिन अब प्रेजेंट कंडीशन में चोरी की जो सजा है कि वो आप मैक्सिमम जो उसकी सजा है वो 2 साल तक की बढ़ा दी गई है। तो जो उसको सजा मिलेगी वो अब इंक्रीज नहीं कर दी जाएगी कि अब जो है सजा क्योंकि मैक्सिमम 2 साल हो गई तो चलिए हम इसे 2 साल की सजा दे दें। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जब उसने क्राइम किया था उसको सजा, जब उसने क्राइम किया था तो उस टाइम सजा थी मैक्सिमम आपके 6 मंथ्स की थी, तो वही उस पर लागू होगी। प्रेजेंट के जो आपकी सजा की अवधि जो बढ़ा दी गई है टू 2 इयर्स कर दिए गए हैं वो उस पर लागू नहीं होगी। मतलब जो रिट्रोस्पेक्टिव कार्य है, रिट्रोस्पेक्टिव जो आपका वर्क है, भूतलक्षी कार्य है, उसको जो आपकी सजा होगी उसी टाइम के अकॉर्डिंग होगी, प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग नहीं होगी। और साथ ही अगर पास्ट में उस चीज को, उस काम को क्राइम नहीं माना गया है तो प्रेजेंट में भी उसे क्राइम नहीं माना जाएगा। अगर प्रेजेंट में अगर सेम काम किया जाता है और अब वो क्राइम है तो उसके अकॉर्डिंग। क्लियर? तो ये कहा गया आपके आर्टिकल 21 में। आई होप समझ आ गया हो, ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। इसके बाद है आर्टिकल 22। इसमें बात की गई है डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी मतलब दोहरी सजा। तो आर्टिकल 22 क्या है, इसमें कहा गया है प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी या दोहरे दंड से संरक्षण। मतलब इसका मतलब क्या है, तो आर्टिकल 22 में ये है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई पर्सन जो है क्राइम करता है तो उस अपराध के लिए, उस क्राइम के लिए जो है उस व्यक्ति को एक ही बार जो है सजा मिलेगी, एक ही बार जो है उसे सजा कोर्ट के द्वारा दी जाएगी। एक अपराध के लिए, एक क्राइम के लिए किसी व्यक्ति को एक से अधिक बार जो है अभियोजित या जो है सजा नहीं दी जाएगी, यानी कि एक से अधिक बार एक ही क्राइम के लिए उसे प्रोसिक्यूट या पनिश नहीं किया जाएगा। तो ये कहा गया है आपके आर्टिकल 22 में, है ना। तो ऐसा नहीं होगा कि उसने ऐसे कोई पब्लिक क्राइम किया है तो एक बार उसे उसके खिलाफ केस दर्ज हो गया, उसे सजा मिल गई, तो किसी और पर्सन ने भी उसके पास कोर्ट में केस कर दिया, दूसरे कोर्ट में, कि इसने पर्सन ने क्राइम किया तो इसे जो है सजा मिलनी चाहिए। तो एक बार उसे क्योंकि सजा मिल चुकी है तो अब ऐसा नहीं होगा कि किसी और के मतलब उस पर दोबारा केस चल सके, उसे दोबारा से जो है आपका सजा मिले। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी मतलब दोहरे, एक ही क्राइम के लिए उसे 2 बार सजा नहीं मिलेगी, ये ऐसा कहा गया है। लेकिन इसमें भी कई एक्सेप्शंस है, जैसे कई मान लेते हैं कि मान लीजिए कोई कंपनी है, किसी कंपनी में किसी व्यक्ति ने फ्रॉड किया है, भ्रष्टाचार किया है, तो वह कंपनी क्या करेगी, आप खुद सोचिए कोई कंपनी का मालिक क्या करेगा, अगर उसके कर्मचारी ने फ्रॉड किया तो उसे सस्पेंड कर देगा, निकाल ही देगा अपनी जॉब से कि आप निकल जाइए, हमें आपकी जरूरत नहीं है। और उसके बाद जो केस दर्ज किया गया है कंपनी के द्वारा केस में, उसके तहत उसे अलग सजा मिलेगी। लेकिन कई बार इसमें विरोध होता है, डिबेट होती है कि क्योंकि यहाँ पर तो कहा गया है कि दोहरे दंड से संरक्षण है, डबल जियोपार्डी, तो उसे तो इस तरह आप 2 बार जो है पनिश कर रहे हो। पहले कंपनी ने पनिश किया, उसे निकाल दिया, उसके बाद उसे कोर्ट में भी घसीटा गया और कोर्ट के द्वारा भी उसे पनिश किया गया। तो यहाँ पर ये जो है 22 के तहत यह उसका उल्लंघन नहीं है। जो ये जो चीजें हैं 2 अलग अलग हुई है, ये अलग है, तो ये कंपनी के तहत जो उसे सजा मिलेगी वो अलग है, और जो क्राइम जो आपका कोर्ट के द्वारा जो उसे पनिशमेंट मिलेगी वो अलग है। और उसे हम क्योंकि 2 बार वहां पर उसे दंड मिल गया है तो वहां पर हम उसे आर्टिकल 22 के तहत उसे इसका वायलेशन या उल्लंघन नहीं मानेंगे। तो ये चीज याद रखिए, एक्सेप्शंस है, कोई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है, युक्त जो निर्बंधन है वो आपके हम देखते हैं कि पूरे फंडामेंटल राइट्स में है। तो ये जो सेम कंडीशन जो हमने बात की कंपनी फ्रॉड में, तो इसे हम
आर्टिकल 22 के तहत उल्लंघन नहीं मानेंगे। ये आपका डबल जेओपार्डी नहीं है कि आप ये नहीं कहेंगे कि इसे भी आप प्रोटेक्शन दे क्योंकि यहाँ पे डबल जेओपार्डी हो रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। तो उस चीज को आर्टिकल 22 के तहत जो है वायलेशन या उल्लंघन नहीं माना जाएगा। क्लियर? तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो आर्टिकल 22 क्लियर हो गया कि एक ही क्राइम के लिए किसी व्यक्ति को जो है 2 बार सजा नहीं दी जाएगी, कि एक बार आप उसके खिलाफ कोर्ट में चले गए, क्या कहा गया, प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जेओपार्डी है क्या, मतलब एक बार उसके खिलाफ जो है केस चल चुका, उसे सजा मिल चुकी, अब उसी केस में दोबारा से उसके पास कोर्ट में अगर आप जाएंगे कि उसे क्राइम किया है सजा दो, तो ऐसा नहीं होगा। उसके बाद है आर्टिकल 23। इसमें कहा क्या गया है कि किसी व्यक्ति ने क्राइम किया है तो उस व्यक्ति को क्राइम की जो उसने किया है तो उसको अपने ही अगेंस्ट जो है गवाही देने से संरक्षण होगा। मतलब कि किसी व्यक्ति को अपने ही अगेंस्ट विटनेस बनने से जो प्रोटेक्शन मिलती है उसके बारे में आर्टिकल 23 में कहा गया है। मतलब अपने ही अगेंस्ट किसी पर्सन को जो गवाही या विटनेस अगर बनाया जाए तो वो आपका जो है वो ऐसा नहीं किया जा सकेगा। तो ये राज्य जो है आर्टिकल 23 के तहत संरक्षण प्रदान करता है कि अगर किसी व्यक्ति ने क्राइम किया भी है तो उसे जो है अपने ही अगेंस्ट जो है गवाही देने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा, जबरदस्ती उसके अगेंस्ट नहीं की जाएगी कि वो जो है अपने ही कार्यों के लिए गवाही उसके अगेंस्ट दे, तो अपने ही अगेंस्ट वो विटनेस नहीं बन सकता। इसके बारे में आर्टिकल 23 में कहा गया है। क्लियर? तो राज्य इस बात का ध्यान रखता है, लेकिन इसकी कई एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि कई केसेस आए हैं, जैसे कि अभी जो प्रेजेंट एडवांस टेक्निक आई है, आपकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होगी, नार्को एनालिसिस होगी, तो इन सब में क्या होता है कि इन सब में ना चाहते हुए भी जब आपका नार्को एनालिसिस होगा तो अपने ही अगेंस्ट आपके जो है उनको प्रमाण मिल जाते हैं, कुछ प्रूफ्स मिल जाते हैं। तो ये इसका जो वो उसके द्वारा जो आपकी रिपोर्ट्स आती हैं वो आर्टिकल 23 का उल्लंघन या वायलेशन नहीं माना जाएगा कि वो उसके अगेंस्ट जाती है। क्लियर? तो ये है आर्टिकल 20, जिसमें हमने देखा कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी पर्सन है, आपका इंडियन सिटीजन है, नॉन सिटीजन है, कोई फॉरेन व्यक्ति है, तो उसके अगेंस्ट जो है उसे अगर उसने कोई क्राइम किया है तो उसके अगेंस्ट जो है उसे प्रोटेक्शन किस प्रकार से मिलती है, किन केसेस में मिलती है, आर्टिकल 20 में आर्टिकल 21, 2 और 3 क्लोज के या खंडों के तहत। तो ये आपको चीज याद रखनी है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में देखें तो जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ भी हम आर्टिकल 21 को कहते हैं। इसमें कहा क्या गया है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता यानी कि लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी यानी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बारे में आर्टिकल 21 में कहा गया है। एक और चीज आर्टिकल 21 एक चीज हमने देख ली, सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों के लिए है। दूसरी चीज ये दोनों ही जो आर्टिकल है आपके किसी भी कंडीशन में इन्हें सीमित या लिमिट नहीं किया जा सकता। तो इन्हें किसी भी कंडीशन में इन दो मूल अधिकारों को आर्टिकल 20 और 21 जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है इन्हें कम नहीं किया जा सकता। तो ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 21 में कहा गया है कि राज्य जो है आपका स्टेट है प्रत्येक व्यक्ति को उसके जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। आपका स्टेट प्रत्येक जो आपका जो ईच पर्सन को आपके लाइफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी देता है। इसमें लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब उसी के जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की जो अधिकार है उसे उसी लिमिट तक है जब तक वो जो हमारे लॉज बनाए गए हैं, विधि बनाई गई है, उसका वायलेशन ना करती हो। मतलब जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, जो हमारी लेजिस्लेचर है, विधायिका है, उसके द्वारा जो लॉज बनाए गए हैं उसके तहत अगर कोई लॉज बनाए गए हैं तो उसके प्रोसीजर के तहत किसी पर्सन की जो राइट टू लाइफ है या फिर जो पर्सनल लिबर्टी है उसे कम किया जा सकता है, उसे खत्म किया जा सकता है, लेकिन उससे जो कम या खत्म उसी के तहत होगा अगर लेजिस्लेचर या विधायिका के द्वारा कोई लॉज बनाए गए हैं। एग्जाम्पल के लिए समझ लिए, मान लीजिए किसी को सजा हुई है और उसे सजा जीवन दंड हुआ है, मतलब मौत की सजा हुई है कि उसे फांसी से लटका दिया जाएगा, है ना। तो अब अगर आप कहें कि आर्टिकल 21 के तहत मुझे तो राइट टू लाइफ मिला है, प्राणों की स्वतंत्रता का अधिकार है, तो आप मुझे सजा नहीं दे सकते कि मुझे फांसी पर लटकाएंगे, आप मुझे दंड जो उम्र कैद की भी सजा नहीं दे सकते।
तो आर्टिकल 21 आप में साफ लिखा हुआ है कि अगर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, मतलब लॉज के तहत उसके अगेंस्ट जो है पूरी जांच पड़ताल हुई है, उसके अगेंस्ट केस भी हुआ है और उसका प्रोसिक्यूशन भी हुआ है, केस में उसे प्रोड्यूस भी जो कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है और पूरा प्रोसीजर से अगर तय किया गया है कि उसने कोई क्राइम किया है और उसके अगेंस्ट उसे जो है यह अधिकार छीना जा रहा है, राइट टू लाइफ, यानी कि उसे जो है जो फांसी से लटकाया जाएगा या फिर हैंग किया जाएगा, तो उसके तहत उसका जो यह राइट है, राइट टू लाइफ, वो उसका जो कम किया जाएगा, उससे खत्म किया जाएगा। तो वह जो चीज है आर्टिकल 21 का वायलेशन या हनन नहीं होगा अगर वो आपका प्रोसीजर है एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्लियर? तो केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही आपका जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसे वंचित किया जा सकता है, उसे खत्म किया जा सकता है, वरना राज्य स्टेट जो है आपका इसके अलावा कोई भी आपका ऐसा कोई अधिकार स्टेट को नहीं है कि आपका जो राइट टू लाइफ है या पर्सनल लिबर्टी है उसका वायलेशन कर सके। क्लियर? तो ये है आर्टिकल 21 में जो है आपके कहा गया है। लेकिन इसके 2 स्टेप आगे आता है हमारा एक और चीज, वो है यथोचित विधि प्रक्रिया या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ये जो है, तो ये तो हमारे संविधान में ही है। उसके बाद जो आपके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से आपका राइट टू लाइफ जो है वो खत्म किया जा सकता है, लिमिट किया जा सकता है। लेकिन बाद में जो आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यानी यथोचित विधि प्रक्रिया है आपके आर्टिकल 21 में शामिल कर दी गई और ये कौन से संविधान से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से लिया गया है। क्लियर? और इस ये जो है आपके विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से 2 स्टेप आगे हैं। तो ये कब आपका शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया जब आपका मेनका गांधी केस आपका सुप्रीम कोर्ट के पास आया, जिसके तहत मेनका गांधी को जो है आपके सरकार के द्वारा क्या किया गया था, उनको जो है फॉरेन जाने के लिए, विदेश भ्रमण के लिए रोका गया। तो उस चीज के बाद जब आपका मेनका गांधी को विदेश जाने से रोका गया तो उसे जो है आपका उसके बाद जो है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ से 2 स्टेप आगे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है लागू किया गया। क्यों? क्योंकि इस मेनका गांधी केस में कहा गया कि अगर आप किसी को बाहर जाने से रोकते हैं, फॉरेन जाने से रोकते हैं, तो वो हमारे जो है मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि जो हमारा ये आपका जो राइट टू लाइफ हमें आर्टिकल 21 के तहत मिला हुआ है उसका उल्लंघन है, क्योंकि इससे हमारा जो स्वतंत्रता है वो बाधित हुई है, फ्रीडम बाधित हुई है कि हम जो है आपके कंट्री से बाहर नहीं जा सकते या फिर जो है हमारी कंट्री में घूम नहीं सकते, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता नहीं है। तो ये हमारा राइट टू लाइफ का जो है उल्लंघन है, जो कि हमारा मौलिक अधिकार है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब हमारा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जोड़ दिया गया उसके बाद कई ऐसे राइट्स हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो हमारे आर्टिकल 21 में जोड़े गए। जैसे कि अगर जैसे उनको बाहर जाने से रोका गया तो उसे सबसे पहले तो ये चीज ऐड कर दी गई कि फॉरेन जो विदेश भ्रमण है वो हमारा मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। दूसरी चीज कहा गया कि ये जो इसी के तहत जो है मेनका गांधी केस के तहत ये कुछ चीज जोड़ दी गई, हमारी निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। मतलब कि अगर आप ये आपका जो राइट टू प्राइवेसी है वो आपकी डिग्निटी, आपके जो गरिमामय जीवन से जुड़ा हुआ है। अगर किसी व्यक्ति के पास डिग्निटी नहीं होती, उसको उसकी डिग्निटी नहीं मिलती, गरिमामय उसे जीवन का अधिकार नहीं है, तो एक टाइम के बाद वो काफी इरिटेट हो जाता है और वो आपका डिप्रेशन जैसी स्थिति में भी हो जाता है और डिप्रेशन में जाकर वो आपका जो है लाइफ को भी हार्म कर सकता है। तो इसलिए जो निजता का अधिकार, क्योंकि आपकी किसी पर्सन की डिग्निटी को मेंटेन करता है, तो डिग्निटी के लिए जो आपका जीवन का अधिकार है, राइट टू लाइफ है, वो भी बाद में इसमें शामिल कर दिया गया आर्टिकल 21 के तहत। क्लियर? तो यथोचित विधि प्रक्रिया में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में मेनली जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय किया गया कि कौन कौन से जो है पहले था प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब जो आपके विधायिका लेजिस्लेचर ने जो आपके लॉज बनाए वो आपके राइट टू लाइफ पर्सनल लिबर्टी को खत्म कर सकता है अगर लॉज के माध्यम से।
लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो है विधि के अनुसार जो प्रक्रिया है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग जो है कई और चीजें भी इसमें जोड़ दी गई, जिसे आप जो है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के माध्यम से खत्म नहीं कर सकते। आर्टिकल 21 के तहत उसे इसी में ही शामिल कर दिया गया कि ये भी जो है आपके राइट्स हैं, जैसे कि आपका विदेश जाने का जो है आप उसे, वो भी हमारा मूल अधिकार है। दूसरी चीज इसमें जोड़ी गई मेनका गांधी केस में, राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत ही आता है कि जो आपकी पुलिस है वो रात को आपके घर तक नहीं आ सकती है, मतलब ये भी इसे निष्ठा का जो अधिकार है उसका हनन माना गया। तो काफी चीजें इसमें जोड़ दी गई है। तो निष्ठा का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी इसमें शामिल है। इसके अलावा कई और चीजें इसमें शामिल कर दी गई, जैसे कि राइट टू लिव इन सेफर एनवायरनमेंट, मतलब हमारा जो हमें पूरा अधिकार है कि पूरा राइट है कि हम एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहे वो जो कि जिसमें आपका इन्वायरमेंट पॉल्यूशन ना हो, है ना। तो ये जोड़ दिया गया। राइट टू फूड जोड़ दिया गया, राइट टू ड्रिंक प्योर वाटर जोड़ दिया गया। इसके अलावा और भी कई जो है राइट आपके इसमें आर्टिकल 21 में जोड़ दिए गए। और इस तरह ये जो आर्टिकल 21 जो पहले सिर्फ इसमें कहा गया था कि राइट टू लाइफ है, कम किया जा सकता है विधायिका के द्वारा प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉज के माध्यम से, लेकिन अब इसे इतना ब्रॉड कर दिया गया है कि इसमें काफी जो राइट्स हैं जोड़ दिए गए हैं, जैसे कि राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फूड, और साथ ही जो इसमें मेन चीज जोड़ी गई वो जोड़ी गई आपके 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से 2002 में। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से 2002 में इसमें एक क्लॉज जो ऐड किया गया वो था आर्टिकल 21A। तो आर्टिकल 21 में ए में क्या कहा गया, इसमें जो है आपका शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन भी जोड़ दिया गया है आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 21 के अंदर। तो आर्टिकल 21A के तहत कहा गया है कि राज्य जो है किसी विधि के तहत, राज्य के जो आपकी स्टेट है उसके तहत जो लॉज बनाए जाएंगे, विधि बनाई जाएगी, उसके तहत वो राज्य क्या करेगा कि जो वो बच्चे जिनकी जो एज है 6 to 14 ईयर्स है, तो 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उन्हें अधिकार है राइट टू एजुकेशन, मतलब फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, मतलब फ्री निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का 6 से 14 साल के बच्चों को पूरा अधिकार है शिक्षा का, लेकिन किसके तहत, जो आपके स्टेट के लॉज बनाए गए हैं उसके तहत, जो राज्य के अधीन विधि बनाई गई है उसके तहत आर्टिकल 21A में राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है का राइट है बच्चों को, जो कि 6 to 14 ईयर्स के बीच में है। इसके बाद जब ये आपका आर्टिकल आया 21A, उसके बाद आपका जो आर्टिकल 45 था, आर्टिकल 45 में आपका है नीति निर्देशक तत्व जो है आपके DPSP में शामिल है। तो आर्टिकल 45 में था कि राज्य के द्वारा कोशिश की जाएगी, स्टेट के द्वारा प्रयास किया जाएगा कि जो आपके जो बच्चे हैं, जो बच्चों को आपका फ्री और कंपल्सरी जो एजुकेशन है वो दिए जाने की प्रयास किया जाएगा। तो उनके द्वारा, राज्य के स्टेट के द्वारा ट्राई किया जाएगा कि जो आपके बच्चे हैं उन्हें फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिले। लेकिन क्योंकि आर्टिकल 21 के तहत 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन का फंडामेंटल राइट मिल गया, तो आर्टिकल 45 में आपका क्या ऐड कर दिया गया कि जो 6 साल से जो छोटी उम्र के बच्चे हैं, 6 से कम के साल के जो बच्चे हैं उनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देने का जो राज्य है वो प्रयास करेगा। क्लियर? तो ये है आर्टिकल 21। और इसी में एक और चीज आपकी जोड़ी गई है कि जो आपका आत्महत्या करना है, सुसाइड करना है, वो भी आर्टिकल 21 का वायलेशन है। क्यों? क्योंकि राज्य कहता है कि आपको किसी भी तरह आपका जो लाइफ है उसे किसी भी तरह नुकसान पहुंचाने का अधिकार नहीं है। मान लीजिए अगर आपने सुसाइड किया, आपकी डेथ हो गई, वो तो अलग केस है कि चल अब तो डेथ हो गई तो हम क्या कर सकते हैं, तो वो तो हो गया। लेकिन अगर डेथ से अगर आप बच गए, सुसाइड करने के बाद फिर भी बच गए, तो उसके बाद आपको सजा कौन देगा? दंड देगा आपका राज्य, क्योंकि आपने आर्टिकल 21 का जो है वायलेशन किया है। मतलब उस केस में तो आपका क्या चीज हो गई, ना हम घर के रहे ना घाट के। तो आर्टिकल 21 के तहत सुसाइड भी आपका जो क्या है, आर्टिकल 21 का वायलेशन है कि आप जो राइट टू लाइफ आपको जो मिला हुआ है आप उसका वायलेशन कर रहे हैं। क्लियर? तो ये है आर्टिकल 21, जिसमें आपकी काफी जो है अब
ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बाद जाने के बाद जो है आपके जो कि किससे जोड़ा गया है, अमेरिकी संविधान से जोड़ा गया है। इसके बाद काफी राइट्स इसमें जोड़ दिए गए हैं, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फूड, राइट टू ड्रिंक प्योर वाटर, राइट अगेंस्ट जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, तो ये सब इसमें जोड़ दिए गए हैं। तो ये था आर्टिकल 21। 22 रह गया है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। एक और चीज आज फिर से रिपीट कर देती हूँ, आज रात को लाइव आऊंगी 9 बजे, रात को 9 बजे लाइव सेशन होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर।